नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के मध्यकालीन इतिहास के शुरुआत की। यानी कि हम बात कर रहे हैं टर्किश इन्वेजन इन बिहार। बिहार के इतिहास का वो दौर जिस दौर में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे प्राचीन इतिहास में जो भी चीजें बनी वो कैसे डिस्ट्रॉय होंगी, वो कैसे नष्ट होगी। यानी कि बिहार के इतिहास में एक डार्क पीरियड, एक डार्क एज का अगर हम देखें तो ये इस दौर में हमें नजर आता है। हम आज के इस टॉपिक में बात करेंगे टर्किश इन्वेजन इन बिहार, यानी कि बिहार पर तुर्क आक्रमण। सबसे पहले इस टॉपिक की शुरुआत से पहले आपको तुर्क शब्द का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली मोस्टली स्टूडेंट्स टर्किश मतलब समझते हैं तुर्की या जो टर्किश जो कंट्री है वो, बट तुर्किश या टर्की जो हम कहते हैं, तुर्क इन्वेजन हम कहते हैं, डेट वाज नॉट दैट तुर्की, इट वाज तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, आप अगर भारत के नक्शे में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पे आपको सेंट्रल एशिया का एक देश नजर आएगा, तुर्कमेनिस्तान, और वहीं के लोगों को टर्किश हम लोग कहते हैं। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे टर्किश इन्वेजन इन बिहार, यानी कि बिहार पर तुर्क आक्रमण कैसे हुआ, क्या उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट है, उन सारे पहलुओं को हम लोग आज के सेशन में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार के इतिहास में, तो यह वो दौर था जब एक ट्रांजिशनल पीरियड से हमारा पूरा का पूरा बिहार गुजर रहा था। यानी कि हम अगर देखते हैं कि यह वो दौर जिस दौर में ट्राई पार्टी स्ट्रगल हुआ, यानी कि बिहार के एरिया में पाला, इस एरिया में आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान, और साथ साथ नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में गुर्जर प्रतिहार, और आज के प्रेजेंट डे महाराष्ट्र कर्नाटका के एरिया में राष्ट्रकूटाज। इन तीनों के बीच में कन्नौज के एरिया को लेकर के जो स्ट्रगल हुआ वही स्ट्रगल कहलाया ट्री पार्टी स्ट्रगल। हालांकि इस ट्राई पार्टी स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष में जीत हो जाती है गुर्जर प्रतिहारों की, और इस पूरे के पूरे इस एरिया में उनका रूल चल रहा होता है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लड़ाइयां जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। 1191 में पहला तराइन का युद्ध, 1192 में सेकेंड तराइन का युद्ध, और ये जो सेकेंड तराइन का युद्ध था, यानी कि सेकेंड तराइन वॉर या सेकेंड जो तराइन का युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और इसके बाद से शुरू हो जाता है बिहार में इन्वेजन, और इसी इन्वेजन में जो कि 11वीं शताब्दी के दौरान होती है ऑनवर्ड्स, मगध बिहार जो है उसने भी रिपीटेटिव अटैक्स जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे मिडिल ईस्ट के, उनके द्वारा जो है फेस किया। दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस इन्वेजन को करने वाला गोरी, और गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य या स्थापना के लिए जाना जाता है। हालांकि उसकी चर्चा कभी और होगी, आज हम लोग हमारे बिहार के पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर 11वीं शताब्दी ऑनवर्ड्स में जो मगध बिहार था, इसने रिपीटेटिव अटैक्स किया इस्लामिक इन्वेडर्स मिडिल ईस्ट से, यानी कि 11वीं शताब्दी में मगध बिहार पर मध्य एशिया के इस्लामिक आक्रमणकारियों ने बार बार हमले किए। महमूद अफ गोरी एक ऐसा पात्र जिस पात्र को विलन कहा जाता है, लेकिन महमूद गोरी ने बिहार के ऊपर भी अटैक करने का, यानी कि महमूद गोरी ने बिहार पर आक्रमण किया। और अगर हम बात कर सकते हैं कि महमूद गोरी की बात हम करते हैं तो इसी का यहां पे ध्यान रखना है कि इसी का गुलाम था, महमूद गोरी का ही गुलाम था, जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था कुतुबुद्दीन, जिसका नाम अगर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और साथ ही साथ इसका एक और भी गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। और यह बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया और इसने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय सहित अनेकों बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया और अनेकों निर्दोषों लोगों की भी हत्या की। कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जलाया था तो इसकी लाइब्रेरी में 6 महीने तक आग लगी रही थी। इसकी लाइब्रेरी के इसको याद रखिएगा, इसकी लाइब्रेरी के 3 मंजिला इमारत थी, रत्नोदढ़ी, रत्नोप्रभा और रत्ना सागर। रत्नोदढ़ी, रत्नोप्रभा और रत्ना सागर, ये 3 अगर हम बात करते हैं तो ये 3 जो है इनके लाइब्रेरी की बात अगर हम करते हैं तो 3 मंजिला इनकी लाइब्रेरी थी।
साथ ही साथ इसका रिजल्ट यह हुआ कि बुद्धिज्म ने अपने डाउनफॉल को बिहार में देखा, और यह डाउनफॉल जो उस समय का हुआ, आज तक हमें कभी बुद्धिज्म उस कदर से उठता हुआ नजर नहीं आया। इसके अलावा बुद्धिज्म की बात अगर हम करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से लगभग नष्टोनाबूद कर दिया, नष्ट कर दिया। उसने ना सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना धर्मपाल, उदंतपुरी विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी, इन सबको जला दिया। हजारों भिक्षु मारे गए या फिर उनको जाना पड़ा देश को छोड़ करके, अपने क्षेत्र को छोड़ करके, और इस प्रकार से यहां से शुरुआत हो जाता है डिस्ट्रक्शन का। दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने बख्तियारपुर सिटी का भी निर्माण किया 1198 में, जो कि आज आपको बख्तियारपुर जंक्शन के रूप में भी नजर आता है, और आज भी आपको उसी नाम के रूप में हमको नजर आता है, बख्तियारपुर जंक्शन। इसके अलावा आपको बताते चले, इसके बाद जीतने के बाद ये चला जाता है बंगाल के तरफ, जहां पे बंगाल में सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन जो थे वो राज कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों नदन बिहार उस समय पे, यानी कि अगर हम उत्तर बिहार की बात करते हैं तो उत्तर बिहार उस समय पे रूल किया जा रहा था कन्नाड डायनेस्टी के द्वारा। कन्नाड डायनेस्टी की चर्चा हम कभी और किसी वीडियो में करेंगे। आपको बताते चले, ये कन्नाड डायनेस्टी को कहा जाता है मिथिला के कन्नाड, जिसके संस्थापक नन्यदेव थे, और ये वही कन्नाड डायनेस्टी है जिस समय मैथिली भाषा का विकास अपने चरम सीमा पर होता है। इसके अलावा सदर्न बिहार जो है स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स के अंतर्गत आता था। छोटे छोटे किंगडम्स इस समय में आते थे, जिसमें उज्जैनी प्रमुख था। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं, चेरो कुछ हद तक था। कहीं कहीं आपको इस पूरे के पूरे एरिया में आपको छोटे मोटे जो किंगडम्स के रूप में, एक सेंट्रलाइज नहीं लेकिन छोटे मोटे किंगडम्स के रूप में नजर आते हैं। बख्तियार खिलजी ने मिथिला के ऊपर भी अटैक किया, और मिथिला के राजा नरसिंह देव थे, उन पर आक्रमण किया, फिर बंगाल और असम पर कब्जा किया, और असम अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि मिथिला के राजा के साथ उसका नेगोशिएशन हो जाता है, जिसके बाद वो मिथिला के ऊपर अटैक नहीं करता है, और फिर बंगाल में चला जाता है। और बंगाल की बात जब हम करते हैं तो बंगाल में उस समय में लक्ष्मण सेन जो थे वो राजा थे, उसके ऊपर अटैक करता है। इसके बाद दोस्तों इसका प्लान होता है तिब्बत के ऊपर अटैक करने का, और अपने तिब्बत अभियान के दौरान जब विफल हो जाता है तो कहा जाता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, और उसी डिप्रेशन का फायदा उठा करके इसका सेनापति था जिसका नाम क्या था, अली मर्दाना, ये अली मर्दाना जो है बख्तियार खिलजी को मार डालता है। इस प्रकार से इसका जो मकबरा है वो बिहार शरीफ में नजर आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते चले, इसके पीछे बहुत सारे हमें कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस भी नजर आते हैं। अगर हम हिस्टोरिकली यानी कि इतिहासकार अगर हम लोग बात करते हैं तो सरफुद्दीन हसन निजामी ने बताते हैं कि ताजुल मासिर में खिलजी के आक्रमण का वर्णन हमको मिलता है। इसके अलावा तबाकत नासरी की बात अगर हम लोग करते हैं तो वहां पे भी हम अगर कहते हैं तो वहां पे भी खिलजी का हमको वर्णन मिलता है। इसी बीच में 1206 की बात जब हम करते हैं दोस्तों तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की भी शुरुआत होती है। जब गोरी मारा जाता है तब उसके बाद जो उसका सेनापति था या उसका जब गुलाम कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वो वहां बिहार या वो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे हम कह सकते हैं कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, पर हशीमुद्दीन ऐबक जो है खिलजी के लखनौती में स्वतंत्र शासन किया और तिरहुत से कर वसूला। यानी हम कह सकते, देखिए हुआ क्या था कि बिहार में जब खिलजी मारा जाता है तो हिसामुद्दीन ऐबक रूल करता है, और कहा जाता है कि हिसामुद्दीन ऐबक जो है वो तिरहुत के एरिया से अपना जो कर है यानी कि टैक्स जो है उसको वसूलता है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ पर अधिकार किया, इवाज खिलजी को हराया और इसे दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और यही वो इल्तुतमिश था जो आगे आता है और बिहार पे जीत हासिल करता है। और 1225 में पहली बार किसी दिल्ली सल्तनत के राजा के द्वारा बिहार में जीत हासिल किया जाता है। और 1225 में इस नाम को याद रख लीजिएगा, मलिक जानी। ये मलिक जानी पहला ऐसा गवर्नर था जो कि दिल्ली के द्वारा अपॉइंट किया गया था बिहार में। इस चीज को भी सारे बच्चों को दिमाग में रखना है।
साथ ही साथ गवर्नर यानी कि सैफुद्दीन ऐबक और तुगलन खान जो गवर्नर नियुक्त किए गए, और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का नियंत्रण कमजोर हुआ, जो कि आगे जाकर के बलबन के समय में स्ट्रांग होता है, जब बलबन हालांकि आता है और वापस से बंगाल में विद्रोहियों को खत्म करने की कोशिश करता और खत्म कर भी देता है कुछ हद तक। इसके बाद ग्यासुद्दीन तुगलक के इन्वेजन की बात अगर हम करते हैं तो ग्यासुद्दीन तुगलक का इन्वेजन जो है उसकी बात हम करते हैं तो 1324 में हमें ग्यासुद्दीन तुगलक का इन्वेजन नजर आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बंगाल और बिहार पर आक्रमण पर मिथिला के राजा हरिसिंह देव को पराजित किया। याद रखिएगा, अगर आप बात करते हैं जो कर्नाट की डायनेस्टी की हम बात करते हैं तो इस कर्नाट डायनेस्टी पे, अगर कर्नाट डायनेस्टी की जिसकी स्थापना नन्नदेव ने किया था, इसके आखिरी राजा के रूप में हरिसिंह देव जानते। हालांकि हरिसिंह देव को मिथिला के सोशल रिफॉर्मर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मिथिला के क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन सिस्टम की प्रणाली की अगर हम बात करते हैं, शुरुआत करने वाले कौन थे, तो रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रणाली की शुरुआत करने वाले यही हरिसिंह देव थे। इस बात को भी दिमाग में रखना है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में दरभंगा का नाम जो है तुगलकपुर रखा गया, जहां पे एक किला और जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया गया। तो आज जामा मस्जिद ये दरभंगा में मिला बना हुआ है, और ये किसके समय में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसको एस्टेब्लिश किया गया। और गया, पटना और बिहार शरीफ से फारसी अभिलेख भी हम लोग को यहां पे मिले हैं। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं तो तैमूर इन्वेजन तो 1398 से 99 के बीच में हुआ। ये तुगलक रूल को बिहार में एंड करता है और लीडिंग टू द सरिक डायनेस्टी ऑफ जौनपुर, और इसके बाद जौनपुर का सरिक डायनेस्टी की शुरुआत होती है, या सरकी डायनेस्टी की, सरकी वंश की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद इस समय में हमें बहुत सारे सूफी संतों का भी हमको जिक्र नजर आता है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी, जिनका जन्म मनेर में हुआ, और साथ ही साथ जो है मखदूम शाह फिरदौसी। अच्छा, आपको बताते चले, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि याहिया मनेरी सूफी के कौन से सिलसिला से ताल्लुकात रखते थे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके अलावा आपको बताते चले मलफूजत मनाकिब उफशिया, और इन्होंने तुगलक रूल के बारे में बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ जानकारियां हमको दी है। इसके अलावा तुर्क आक्रमण ने बिहार को पूरी तरीके से बदल दिया और इसके बौद्ध वैभव को मिटा दिया, और इसे दिल्ली सल्तनत के इस्लामिक शासन में भी इस दौर में हम देख सकते हैं कि इसको मिला दिया। इसके अलावा हम अगर देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो बिहार का एक हम कह सकते हैं एक ट्रांजिशनल फेज में बिहार आया, और इस ट्रांजिशनल फेज को हमने आज के इस टॉपिक में हमारे शॉर्ट वीडियो में कवर अप किया। आपके लिए कुछ एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू को बनाइए क्वेश्चन नंबर 1 और उसका उत्तर दिखिए। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कनकरर ऑफ बिहार? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम कनकरर ऑफ बिहार? निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला मुस्लिम विजेता था? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसके आक्रमण के दौरान हुआ? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ड्यूरिंग हुज रेम वाज द बिहार शरीफ कैप्चर एंड इंक्लूडेड इन द दिल्ली सल्तनत? बिहार शरीफ को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला, याद रखिएगा क्वेश्चन को, दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला कौन था? इसके अलावा खिलजी वंश के सिक्के मुख्यतः बिहार के कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बिहार का कौन सा नगर तुगलकपुर कहलाता था? इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो सब के सब आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएंगे। अब आप में से कोई भी जन अगर हमसे पेड कोर्स में पढ़ना चाहता हो तो बीपीएससी सिविल सर्विस के लिए हमारा आरंभ 13.0 पेड कोर्स है, जिसका प्राइस 11,999 है। अब इस 11,999 आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को प्राइस हाई लग रहा होगा, तो आइए जरा आपको हम बताते हैं कि आखिर इस बैच में क्या खास है और आपको इस बैच में क्यों इनरोल करना चाहिए। देखिए, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। इसके ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस में बिहार में चले जाएंगे। बिहार में जाने के बाद आरंभ 13.0 पे आप जाएंगे। बाय नाउ पे आइएगा। बाय नाउ पे आने के बाद दोस्तों यहां पे आप क्या करेंगे, तो इस कोड को हटा के यहां पे डालिएगा आदि लाइव। आदि लाइव क्यों? तो इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट। अब देखिए, अगर आपको फी ज्यादा लग रहा है तो फी कैसे कम होगा हम आपको बता देते। देखिए ध्यान से पहले सुनिए, इस बैच में पहले क्या है उसको सुन लीजिए। जैसे लेट अस सपोज कि इस बैच में 8 नवंबर से क्लासेस शुरू हो रही है। क्लासेज आपकी शुरू होंगी हिस्ट्री से। अब हिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया, जैसे लेट अस सपोज कि हिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया चंपारण सत्याग्रह। अब इस चंपारण सत्याग्रह को आप पढ़ें।
अब चंपारण सत्याग्रह को पढ़ने के बाद इस बैच में आपको एक मेंटर अपॉइंट होगा। ये मेंटर क्या करेगा, तो आपसे रिलेटेड एमसीक्यू आपको बनवाएगा। इसके बाद जो है आप जो है मेंस आंसर का क्वेश्चन देगा और उसका मॉडल आंसर देगा, आप उसको पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद आप जो है उसका आंसर लिखेंगे। उसका आंसर आप लिखने के बाद इस आंसर को आप क्या कीजिएगा, तो यहां पे आप सबमिट कीजिएगा और इस आंसर को आप जब सबमिट कर लेंगे तो इस आंसर को सबमिट करने के बाद मेंटर चेक करेगा और आपको दोबारा से कुछ सजेशन देगा। स्वाभाविक सी बात है, पहली बार में आप उतना आंसर लिखेंगे नहीं और फिर दोबारा से आप इसके आंसर को लिखिएगा। दोबारा आंसर लिख के आप मेंटर को दीजिएगा और इसके बाद क्योंकि आपने मेरा कोड लगाया है तो आदि लाइव कोड तो मेंटर मेरे पास भेजेगा और इस प्रकार से मेंटर मेरे पास भेजा और इस प्रकार से फिर हम आपको दे करके भेजें और इस प्रकार से दोस्तों अब उसके बाद होगा क्या कि आपको क्रक्स मटेरियल भी इस टॉपिक का मिल जाएगा और क्रक्स मटेरियल जब आपको इस टॉपिक का मिलेगा तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सारे इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों टॉपिक आपका क्लियर होगा दोस्तों और इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और दोस्तों इस प्रकार से 750 प्लस टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में, जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं प्रीलिम्स मेंस दोनों का दोनों कवर अप हो जाएगा। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सारे के सारे टॉपिक जो है आपको यहां पे कवर अप करा दिए जाएंगे। हमारा एक अप टू डेट बैच है प्लेटिनम। प्लेटिनम में क्या होगा, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसमें मेंटर आपको एनसीईआरटी का भी बता देगा कि क्लास 12 का ये चैप्टर पढ़ना है, उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करेगा, आप उसको देखिएगा और उसको देखने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, तो उसको देखने के बाद इसमें आपको 10,000 एमसीक्यूज का भंडार है, उसमें से जो चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड मॉडल क्वेश्चन है वो आप बनाइएगा। उसके बाद एक पुराना रिकॉर्डेड कोर्स होगा, इस पुराने रिकॉर्डेड कोर्स से आपका और डायमेंशन बेहतर होगा। साथ ही साथ हम लोग 7 किताबों का सेट आपके घर तक भेजेंगे, जो भी लैंग्वेज आप चुने हो, हिंदी इंग्लिश, वो आपके घर तक पहुंच जाएगा और इस प्रकार से आपकी तैयारी मजबूती हो जाएगी। और ये सब कुछ आपको कितने में मिलेगा, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा 11,999 में। अगर फिर भी आपको ये प्राइस ज्यादा लग रहा है और अगर आप इकोनॉमिकली उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए हम लोग इतने सारे ऑफरिंग को दे रहे हैं, इतना सारा फीचर्स दे रहे हैं, तो थोड़ा कॉस्टिंग हम लोग का महंगा हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो एक नंबर अब आपको देते हैं 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा 9289996924 और बोल दीजिएगा कि हम आदित्य सर के स्टूडेंट हैं। आदित्य सर हमको बोले हैं कि हमको फाउंडेशन कोर्स पे थोड़ा डिस्काउंट दिलवा दीजिए, हम थोड़ा मतलब कि फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन हमको पढ़ाई करना है, तो हम बोल देंगे। आप एक बार कॉल करके उनको बोल दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तभी कॉल कीजिएगा, अफोर्ड कर पा रहे हैं तो कुछ पैसा बचाने के चक्कर में मत कीजिएगा, नहीं तो किसी दूसरे का हक, तो समझ रहे हैं ना, हमारे पास भी तो लिमिटेड चीजें हैं ना, हम भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे करते हैं। तो थोड़ा समझ लीजिएगा कि अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं कर पा रहे हैं उस केस में 9289996924 पे कॉल कीजिएगा, बोल दीजिएगा कि आदित्य सर के हम स्टूडेंट हैं, हमको इस कोर्स को दिलवा दीजिए। और याद रखिएगा कि उसको बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, बाद में मत बोलेगा। तो ये कोड जो है आदि लाइव ही कोड लगवाइएगा, बाद में मत बोलेगा कि सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, तो ये मेंटरशिप मेरा चाहिए। तो इस प्रकार से आप जाके इस कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।